जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीएससी आंसर राइटिंग सेशंस। बहुत दिनों के बाद मैं फिर से हाजिर हूँ एक आंसर राइटिंग सेशन लेके, जिसमें मैं 3 आंसर्स आपके साथ डिस्कस करूँगा। ये फोरम आईएएस की टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चंस हैं। इस बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस नहीं लिए हैं और आज का टॉपिक है हमारा सोसाइटी। तो सोसाइटी हमारा टॉपिक है। सारे तीनों ही क्वेश्चन सोसाइटी से हैं और जैसा कि मैंने बोला था, मैं आप लोगों को वैसी कॉपीज़ भी दिखाऊंगा जिसमें मेरा स्कोर इतना बेहतर नहीं है और काफ़ी सारे रिमार्क्स भी मिले हैं। तो आज मैंने एक आंसर वो वाला भी इंक्लूड किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें। इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, अगर अच्छा लगता है तो शेयर भी करें। पहला क्वेश्चन है, डिस्कस एनी टू फीचर्स of Indian society that exhibit unity in diversity. In your opinion, whether diversity strengthens unity or weakens it? अब भाई आपसे ये पूछ रहा है कि कोई ऐसी 2 चीज़ें बताओ भारत के समाज के बारे में जिसके कारण इंडिया में यूनिटी इन डाइवर्सिटी बढ़ती है, मतलब एकता में विविधता या विविधता में एकता का जो सिद्धांत है वो बढ़ता है या और आगे बढ़ता है। तो अब भाई आपको बताना है। अब देखिए, कोई भी 2 चीज़ें आप बता सकते हैं, कोई कहीं पे फिक्स नहीं लिखा है। इंडिया के बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन मैंने जो 2 फीचर्स बताने की कोशिश करी है। उससे पहले देखिए, अब आपके पास की टर्म्स क्या थे यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखें तो जो की टर्म्स हैं आपके पास, उसमें एक की टर्म है आपका इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज। एग्जिबिट यूनिटी इन डाइवर्सिटी, आप वो बता सकते हो। प्लस एक जो लास्ट चीज़ आपके पास है वो है स्ट्रेंथन्स डाइवर्सिटी। तो आपको कुल मिला के 3 चीज़ें बतानी है यहाँ पे। अब हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हमने क्या लिखा है, द इंडियन सोसाइटी। मैंने क्या बोला, पहली चीज़ है इंडियन सोसाइटी। तो सोसाइटी के बारे में ही कुछ आप बता दीजिए। तो द इंडियन सोसाइटी इज राइटली रिकॉग्नाइज्ड एज द रेसिडेंशियल प्लेस ऑफ ऑल कल्चर्स और द मोजाइक ऑफ कल्चर्स वेयर एवरी डाइवर्सिटी लीड्स टूवर्ड्स यूनिटी। हमने जो भारत का मेन सिद्धांत है, मोजाइक ऑफ कल्चर्स। मोजाइक ऑफ कल्चर्स क्या होता है, ऐसा कल्चर जिसमें अलग अलग धर्म संप्रदाय के सिद्धांत आके मिलते हैं और उसके बाद वो एक नई पिक्चर फोटो बनाते हैं, लेकिन अपने खुद के गुण भी नहीं खोते हैं। आपने कोलाज पेंटिंग देखी होगी, वो पेपर फाड़ फाड़ के लगाते हैं जिसमें, तो उसमें क्या होता है, हर पेपर का अलग कलर होता है, अलग उसका पैटर्न होता है, अलग लिखाई होती है, अलग उसमें शेड्स होते हैं। वो सब मिलके अपना अलग एक पेंटिंग बनाते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, लेकिन उसके कारण जो वो पेपर कटिंग है, उसका जो मूल सिद्धांत है या मूल जो उसकी विशेषता है वो ख़त्म नहीं होती। उसी टाइप के कल्चर को हम मोजाइक कल्चर कहते हैं। तो अब 2 सोशल फीचर्स जो मैंने लिए हैं, उसमें पहला फीचर था टॉलरेशन एंड एसिमिलेशन, मतलब सहिष्णुता की बात कर रहे हैं। एक यहाँ पे मैं लिखा नहीं है, लेकिन मैं वोल्टायर को कोट करना चाहूँगा। टॉलरेशन वो चीज़ होती है दैट आई मे नॉट एग्री वॉट यू विल से, बट आई विल डिफेंड अप टू माई डेथ योर राइट टू से सो। मतलब मैं नहीं मानता जो तुम कहते हो, लेकिन तुम ऐसा कह सको, इस बात की रक्षा मैं मरते दम तक करूंगा। ये बात वोल्टायर ने कही थी। ये टॉलरेंस कहलाता है कि आप अपनी बात रख सकते हो, मुझे हो सकता है असहमति है, लेकिन हम आपकी बातों को एक्सेप्ट करेंगे। एसिमिलेशन का मतलब होता है जुड़ाव करना, एकीकरण कर लेना। तो हमने जो भी चीज़ हमारे सामने आई, उसको पहले तो सबसे पहला काम हमने क्या किया, उसके साथ टॉलरेट करना सीखा, और दूसरा काम क्या किया हमने, उसको अपने साथ जोड़ना सीखा। द सब कॉन्टिनेंटल कल्चर एक्सेप्ट एवरी कल्चर सिंस एजेस, हमने एक्सेप्ट किया ही है। देखिए उदाहरण, और उदाहरण तो भाई सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उदाहरण। अगर यूपीएससी के आंसर्स में आपने वकील बन के आंसर नहीं लिखा तो फिर भूल जाइए। फिर आप, फिर वो कपिल शर्मा करता था ना पहले, वही वाला खेल है। तो भाई हिंदुइज्म सबसे पहले आया, फिर ग्रीक आए, जैनिज्म बुद्धिज्म आया, इस्लाम आया, क्रिश्चियनिटी आई, भक्ति सूफी आया, जुदाइज्म आया, ट्राइबल कल्चर साथ में चल रहा है अपने। ये सारे कल्चर हमारे पास हैं, सबके सब हमारे पास हैं। और जो भी मैंने एग्जांपल दिया, क्योंकि मैं एक चेन बना रहा था, तो मैंने उसको क्या किया, बॉक्सेस के साथ अंदर कर दिया। आप खुद देखिए, क्या ये कॉपी में आपको अलग से दिख रहा है कि एग्जाम्पल अलग से दिखाए गए हैं वहां पे। चलिए आगे चलते हैं। अलोंग विथ एसिमिलेशन, अलोंग विथ दिस, ये तो जो
मैंने आपको बताया ये टॉलरेंस का है कि हमारे यहाँ इतना इतना था लेकिन हमने उसके साथ टॉलरेट किया है। लेकिन अलॉन्ग विद दिस एसिमिलेशन, इसको अपने अंदर मिला लेना, इज इनकलकेटिंग दैट इज इनकलकेटिंग वैल्यूज ऑफ ऑल, सबकी वैल्यूज को साथ में लेके चलना, दैट इज टू हैव यूनिटी। एग्जाम्पल, फिर से एग्जाम्पल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सूफिज्म इन इंडिया कैसे बना भाई सूफिज्म, ये देखिए साहब, फटाक से एक डायग्राम बना दिया जो एग्जामिनर को कैच करना है। एक तरफ हिंदुइज्म है, इस्लाम है, बीच में जो दोनों से मिलके बना वो बना आपका सूफिज्म और सिख कल्चर, ये होना चाहिए। उसके बाद हम आते हैं, दूसरी चीज क्या है, हम की फीलिंग, समुदायवाद, कम्युनिटी फीलिंग, जिसमें हम सब लोगों को अपना एक संप्रदाय, एक समुदाय मानते हैं। द फीलिंग ऑफ वननेस, जैसे हम की भाषा हम कहते हैं, जॉइंस इवन डाइवर्स कल्चर, इसके कारण भी हमने बहुत से कल्चरों को एक साथ लिया है। वननेस किस में है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन एक है, इकोनॉमी हमारी एक तरीके से चलती है, मॉनसून से हम जुड़े हुए हैं, क्रिकेट है हमको एक करता है, आर्मी एक करती है, फेस्टिवल्स एक करते हैं, मीडिया एक करती है और पॉलिटिक्स भी एक करती है। ये सारी की सारी चीज़ें हमारी डाइवर्स कल्चर को एक करती हैं, इसीलिए यहाँ लिखा है। यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बनाया है क्योंकि आप उतना समझा नहीं सकते हो, और उसके बाद हमने उसको बॉक्स में डाल दिया है। फिर हमने एक केस स्टडी दी है। केस स्टडी क्या होता है, हम एक केस बताते हैं, एक एनेक्डोट टाइप का होता है कि भाई ऐसा एक देखो, मैं आपको वो बता रहा हूँ कि ऐसा हुआ था। दिवाली के समय द मार्केट हाइप इज फेवरेबल फॉर ऑल कल्चर्स, बिल्कुल सही बात है। दिवाली के समय भाई जब मार्केट चढ़ता है तो ये देख के थोड़ी चढ़ता है कि वो हिंदू के मार्केट को बस फ़ायदा पहुंचाएगा कि मुस्लिम मार्केट को फ़ायदा पहुंचाएगा कि क्रिश्चियन मार्केट को कि जैन मार्केट को। जब दिवाली में कोई नया पलंग बनाता है तो जो जैन संप्रदाय के लोग लकड़ी का काम कर रहे हैं उनको भी फ़ायदा होता है कि नहीं होता है। जब दिवाली के समय लोग नई चीज़ें खरीदते हैं मार्केट से, तो दुकान अगर कोई भी संप्रदाय का इंसान लगा रहा है लेकिन उसको फ़ायदा होगा। तो कुल मिला के कहने का यही मतलब है। अब जो ये डाइवर्सिटी है वो स्ट्रेंथन करती है यूनिटी को। कैसे, देखिए, पॉलिटिकल डाइवर्सिटी है हमारे यहाँ, राजनीतिक विविधता है, अलाउज मल्टीपल ओपिनियंस, विविध विचार, बहुत सारे विचारों को आगे आने की बात करती है। डेमोक्रेसी इंश्योरिंग पार्टिसिपेशन टू ऑल, सर्व भागीदारी की बात करती है। अगर इतने सारे लोग पॉलिटिक्स में जुड़ेंगे तो सबकी भागीदारी होना वहाँ पे हो जाएगी, इसलिए इसको कहते हैं स्ट्रेंथन्स डेमोक्रेसी। दूसरा आता है इंफ्रास्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी। भाई देखो, मॉस्क, मस्जिद, मंदिर, पिलग्रिमेज लाइक पारसनाथ मेक्स इंडिया अ कल्चरल हेवन फॉर टूरिस्ट। बात गलत कह रहा हूँ तो बताइए। मंदिर भी यही है, मस्जिद भी यही है, क्रिश्चियन के कैथेड्रल चर्च भी यही है, प्रोटेस्टेंट चर्च भी यही है, उसके बाद पारसनाथ मंदिर जैसे जैन पिलग्रिमेज भी यही है, धर्मशाला चले जाओ बुद्ध टेम्पल भी यही है। और कोई देश क्यों जाएं अगर यही घूमना है तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये भी हमको जोड़ता है। नेक्स्ट आती है इकोनॉमिक डाइवर्सिटी, आर्थिक विविधता, मल्टीपल ऑक्यूपेशंस लाइक लेदर इंडस्ट्री, स्टील यूटेंसिल, लॉग्स, सब कुछ मिलके अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं। मान लीजिए लेदर इंडस्ट्री भारत में नहीं होती तो लेदर बाहर से मंगाना पड़ता, अगर बाहर से मंगाना पड़ता तो हमारा पैसा जाता तो हम वीक होते। अगर स्टील इंडस्ट्री भारत में नहीं होती तो हमको स्टील इंडस्ट्री बाहर से मंगानी पड़ती, स्टील बाहर से मंगाना पड़ता, हम वीक होते। तो ये जो इकोनॉमिक डाइवर्सिटी है ये भी हमको मजबूत करती है। इंटरनेशनल रिलेशंस को बढ़ावा देती है डाइवर्सिटी। कैसे, डाइवर्स कल्चर है हमारे पास, हम जापान को किससे जुड़ते हैं, बुद्ध से। चाइना से क्या हम बोलते हैं, भाई बुद्ध हमारे यहाँ से निकले हैं आपके यहाँ। म्यांमार को क्या बोलते हैं, बुद्ध हमारे यहाँ से निकले हैं आपके यहाँ। श्रीलंका को क्या बोलते हैं, बुद्ध हमारे यहाँ से निकले हैं आपके यहाँ। ये डाइवर्स कल्चर है। जब हम इंडिया 80% हिंदू पॉपुलेशन होने के बाद भी हम OIC का मेंबर है। OIC क्या, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, जहाँ पे इस्लामिक देश होते हैं उसमें हम हैं मेंबर, क्योंकि हमारे यहाँ 14% इस्लामिक भी हैं। हमें क्यों पेट्रोल वाले नेशन सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ ये नहीं कि हमारे यहाँ इस्लामिक भी, हमारे बाकी जगहों से रिलेशंस भी बहुत अच्छे हैं। क्योंकि क्रिश्चियनिटी है तो हम अमेरिका के साथ कनेक्ट कर पाते हैं, अमेरिका के साथ कनेक्ट कर पाते हैं तो हम ग्लोबल पावर लेवल पे खड़े हो पाते हैं। ये सारी चीज़ें इंटरनेशनल रिलेशंस में हेल्प करती हैं। इसके बाद हम आते हैं हमारे ये कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर, वही जिसकी चीज़ में बात कर रहा था। इंडिया इज अ मेंबर ऑफ OIC। अलॉन्ग विद दिस जोग्राफिकल डाइवर्सिटी बाइंड्स इंडिया इनटू सोशली एंड कल्चरली।
कैसे बाइंड करती है, मॉनसून और समाज के रूप में हमको जोड़ती है. Although few challenges like communalism, regionalism are there, but at a broader sense, diversity strengthens us. हाँ, हम मानते हैं कि कुछ समस्याएं हैं जैसे जातिवाद है, संप्रदायवाद है, क्षेत्रवाद है, लेकिन फिर भी बड़े सेंस में देखें तो भाई डाइवर्सिटी हमको मजबूत करती है. मेरे हिसाब से कंक्लूजन थोड़ा सा और बेहतर हो सकता था, लेकिन जगह की कमी के कारण नहीं लिख पाए. इन्होंने हमको 7.25 मार्क्स दिए हैं इसमें. दैट इज मेरे हिसाब से ये काफ़ी अच्छे मार्क्स होते हैं. और इसके बाद उन्होंने कुछ चीज़ें बोली है. वेल रिटन आंसर, पॉइंट्स आर वेल डाइवर्सिफाइड, पॉइंट्स आर वेल प्लेस्ड, स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर इज गुड, गुड कवरेज ऑफ द पॉइंट्स इन द आंसर, अडेयर टू द वर्ड लिमिट. वर्ड लिमिट पे टिके रहने की बात इन्होंने करी है. वैसे मेरे हिसाब से ये वर्ड लिमिट पे ही है आंसर, लेकिन ठीक है. ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं. दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए. डिस्कस हाउ कोविड-19 पैंडमिक हैज कॉम्प्रोमाइज्ड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन ऑन मल्टी डायमेंशन एंड सजेस्ट रेमेडियल मेजर्स टू रिजर्व द एडवर्स इम्पैक्ट्स. 15 नंबर के लिए ये भी है. चर्चा करेगी कैसे कोविड-19 महामारी ने कई आयामों पर बच्चों के विकास के साथ समझौता किया है और इन प्रतिकूल प्रभावों को दूर करने के लिए उपचारात्मक उपायों का सुझाव दीजिए. अब भाई देखिए, यहाँ पे अपने पास कोविड-19 पेंडेमिक था और डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन था. ये कुछ शब्द थे जो हम कीवर्ड्स के रूप में ले सकते थे. बाकी हमको क्या बताना था, मल्टीपल डायमेंशंस में उन पे असर क्या पड़ा है और रेमेडियल मेजर्स बताने थे. तो ये रेमेडियल मेजर्स और मल्टीपल डायमेंशंस वाली जो चीज़ है वो तो मेन बॉडी है, उसको आप इंट्रोडक्शन में नहीं लिखोगे. आप जाओगे डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन और कोविड-19 के साथ. तो मैं गया हूँ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन के साथ. द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज इंडीड द डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन एज चाइल्डहुड इज अ फॉर्मेटिव स्टेज ऑफ ह्यूमन सोशल एथिकल डेवलपमेंट. कि बच्चों का जो विकास होता है वो बच्चों की आयु उस समय की होती है जिसमें एक उपयुक्त मानव संसाधन का विकास होता है. उस हिसाब से हमने आंसर शुरू किया कि डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज इंडीड द डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन. यहाँ क्वेश्चन मार्क आना चाहिए था. एज चाइल्डहुड इज द फॉर्मेटिव स्टेज. फॉर्मेटिव स्टेज मतलब जैसे लकड़ी को ढालोगे वैसा हो जाएगा. कोविड-19 अटैक्ड दिस एट मल्टीपल फ्रंट. स्ट्रेट फॉरवर्ड. ठीक है, सबसे पहले फैमिली फ्रंट पे कैसे अटैक किया. कई बच्चे ऐसे थे जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया. द बैकबोन ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट इज रिमूव्ड. जो रीढ़ की हड्डी होती है एक बच्चे के, शिशु के विकास के लिए, उसी को हटा दिया कोविड-19 ने. अलग अलग डायमेंशंस पे इफेक्ट पूछा था ना, पहला इम्पैक्ट ये था. दूसरा हम आते हैं एजुकेशन पे. ऑनलाइन क्लासेस, जनरल प्रमोशन, डिसिप्लिन को रोक के रख दिया, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ को रोक के रख दिया. एक जो बौद्धिक विकास होता है किसी व्यक्ति का, वो ही रुकना बंद हो गया, वो ही बढ़ना बंद हो गया. अब इंसान कुछ भी करना होता है तो दिमाग नहीं लगाता, पहले मोबाइल सर्च करता है. ये चीज़ बच्चों में आई है. डिस्पैरिटीज. डिस्पैरिटीज मतलब अंतर इसने बता दिया कि गांव के लोग नहीं पढ़ सकते ऑनलाइन, सिर्फ शहर के लोग पढ़ सकते हैं अगर इसी कोई आपदा आती है. देखिए क्यों. द डिजिटल डिवाइड इन इंडिया created it. For example, only 27% of rural household have internet connectivity. ये जो भारत नेट की बात होती है, ग्रामीण भारत में केवल 27% लोगों के पास इंटरनेट है, बाकी लोगों के पास नहीं है. शहरों में ये 90% के ऊपर है. ये फर्क हमको यहाँ पे दिखाना है. समझ में आया. एंजाइटी एंड डिप्रेशन, ये तो आप भी समझते हैं. बिल्कुल मुंह उतरा उतरा सा होने लग गया, भ्रष्ट हो गया, एकदम दिमाग खराब हो गया, उस टाइप के बच्चों में चिड़चिड़ापन आने लगा. वाइड स्प्रेड लॉकडाउन इन कंट्री विथ नो सोशल गैदरिंग. बच्चे बाहर मिलना चालू बंद हो गया, जिसके कारण ये एंजाइटी और डिप्रेशन हुआ. फ्रेंड्स और पीयर ग्रुप्स. पीयर ग्रुप मतलब आपका जो फ्रेंड सर्कल होता है वो भी बंद हो गई. ड्यू टू विच नो फिजिकल एक्टिविटी एंड लार्ज टाइम ऑन मोबाइल स्क्रीन्स. तो ऐसा माना गया कि कोविड के जस्ट पहले 9 मिनट ऑन एन एवरेज इंडिया में बच्चे मोबाइल के सामने बैठते थे, लेकिन कोविड के बाद वो एवरेज टाइम हो गया, कोविड के समय एवरेज टाइम हो गया वो 1 आवर, और आज के समय वो 45 मिनट्स हो गया. मतलब कितना, 6 गुना बढ़ा. उसके बाद 10 मुश्किल से 15 मिनट कम हुआ है. 9 मिनट से बढ़ के हुआ 1 घंटा, 1 घंटे से अब हुआ है 45 मिनट. तो ये
प्रॉब्लम आई है। कल्चरल डेवलपमेंट, सांस्कृतिक विकास, कोई भी त्योहार नहीं मनाया गया, मेले घूमने नहीं गए, जिसके कल्चरल फेस्ट घूमने नहीं गए, जिससे बच्चों को काफ़ी एस्थेटिक रूप से नुकसान पहुंचता है। क्या सुझाव कर सकते हैं? लाइफ इंश्योरेंस दे दो भाई, लाइफ इंश्योरेंस दे दो टू ऑल द चिल्ड्रन हु लॉस्ट देयर पेरेंट्स ड्यूरिंग कोविड-19। एग्जाम्पल पीएम चाइल्ड डेवलपमेंट प्लान, ये पीएम नरेंद्र मोदी ने एक प्लान बनाया है जिसमें लाइफ इंश्योरेंस दिया जाएगा हर एक बच्चे को जो कोविड के समय जिसके अब माँ बाप चले गए हैं। ठीक है। दूसरा, लिबरलाइजेशन ऑफ अडॉप्टेशन पॉलिसी, भाई जो बच्चे अनाथ हो गए हैं उनको अडॉप्ट करने की, उनको गोद लेने की जो नीतियां हैं उनको और रिलैक्स कर दिया जाए ताकि आसानी से बच्चों को गोद लिया जा सके। रेमेडियल क्लासेस, जो चीज़ें स्कूलों में नहीं पढ़ाई गई हैं उनको अलग से पढ़ाया जाए ताकि जो बौद्धिक विकास रुक गया है, एक जो ब्रेक आ गया है पढ़ाई में, उस चीज़ को तोड़ा जा सके। ठीक है। विच वर लेफ्ट बिहाइंड टू कोविड, जो पढ़ नहीं पाए, 27% रूरल पॉपुलेशन के पास नेट था, बाकी पढ़ नहीं पाए, उनको पढ़ाया जाए। योगा एंड मेडिटेशन क्लासेस, किसके लिए? एंजाइटी और डिप्रेशन के लिए, ये जो चिड़चिड़ापन डिप्रेशन है उसको खत्म करने के लिए। स्प्रेडिंग ऑफ भारत नेट, क्यों? क्योंकि 27% से 90% गाँव में भी जाना है। टू रिड्यूसिंग डिवाइड, द फ्यूचर ऑफ द नेशन इज इन द हैंड्स ऑफ चिल्ड्रन। पॉजिटिव नोट कि भारत का भविष्य बच्चों के हाथ में है। हेंस अफोरसेड रेमेडीज, ऊपर दिए गए सुझाव, कैन मिटिगेट द चैलेंजेस अप टू सम एक्सटेंट, मतलब ऊपर दिए गए जो सुझाव हैं वो कुछ हद तक हमारी मदद कर सकते हैं। इसमें देखिए इन्होंने 6 ही नंबर दिए हैं। ठीक है, लिखा है उन्होंने ट्राई टू ऐड मोर ऑथेंटिक डेटा, और डेटा की कमी है, मेरे को भी ऐसा लग रहा है आंसर में डेटा की कमी है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है पर्टिकुलरली एक आंसर, अगर 10 आंसर लिख रहे हैं तो उसमें से 5 आंसर आपके बेस्ट होंगे, 5 आंसर आप ऑन एन एवरेज ही लिखोगे, क्योंकि इतना आप प्रिसाइजली सारे आंसर्स को टू द मार्क बेस्ट लिख सको ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, इतना डेटा रिकलेक्ट नहीं कर पाते हो। तो ठीक है, डाइवर्सिफाई द आंसर, बी अलर्ट ऑफ द स्पेलिंग्स, हाँ वो मेरी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गई थी थोड़ी। यहाँ पे उन्होंने मेरे को कुछ सजेशंस दिए हैं, जैसे चाइल्ड एब्यूज एंड एक्सप्लॉयटेशन, ये पॉइंट मैं नहीं निकाल पाया, उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया है COVID-19 has led to an increasing number of children being subjected to abuse and exploitation both within and outside their homes. The government-run helpline Childline India reported 92,000 distress calls on child abuse and violence in the first 11 days of the nationwide lockdowns. अब ये रिपोर्ट अगर मैं डालता तो मेरे को और बेहतर नंबर मिलने के चांसेस थे, जो मैं नहीं डाल पाया, लेकिन आप जब ये आंसर लिखें तो ये रिपोर्ट ज़रूर डालें। द करंट क्राइसिस मे लीड टू इंक्रीज इंसिडेंट्स ऑफ चाइल्ड अब्यूज, चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, लीविंग चिल्ड्रन हु डू नॉट हैव एक्सेस टू safe reporting mechanism. Helpless incidences of child marriage during the lockdown have already been reported in certain states. तो ये उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं। एक और सुझाव दिया है, प्रायोरिटाइजिंग द कंटिन्यूटी ऑफ चाइल्ड centered services, schooling, nutrition program, immunization, etc., putting in place specific protection to vulnerable children, then ensuring that children, adolescents and young people have access to COVID-19 testing to avoid the outcome of pandemic, progress on their 3 fronts are required, information, solidarity and action. तो आप ये पढ़ सकते हैं, उन्होंने बहुत सारे सुझाव दिए हैं। फोकस ऑन इंटरेस्ट, बजट ऑन न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये सारी चीज़ें जो मैं नहीं ऐड कर पाया आंसर में, वो चीज़ें उन्होंने मेरे को एज अ सजेशन यहाँ पे बताई हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। इसका PDF आपको पता ही है सारे आंसर का कहाँ मिलता है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, दैट अपार्ट फ्रॉम द इकोनॉमिक माइग्रेशन has many underlying social causes. Highlighting the social causes of migration, discuss the impact of rural and urban societies. क्वेश्चन क्या है, इकोनॉमिक कंपल्शन के अलावा भी अंडरलाइंग सोशल कॉजेज भी होते हैं, मतलब केवल पैसों के लिए इंसान एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता है, कुछ सामाजिक कारण भी होते हैं, ऑब्वियस सी बातें होते हैं। तो बताइए कौन कौन से कारण होते हैं, और इम्पैक्ट बताना है कि ग्रामीण भारत से जो शहरी भारत में लोग प्रवास करते हैं उसका ग्रामीण भारत पे क्या प्रभाव पड़ता है और शहरी भारत पे क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो हम क्या समझा सकते हैं यहाँ पे, सिर्फ एक ही चीज़ समझा सकते हैं, माइग्रेशन। तो हमने लिख दिया हेडिंग और डेफिनेशन, द फिनोमिना ऑफ मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन जियोग्राफिकल पॉलिटिकल सेंटर टू अदर इज कॉल्ड माइग्रेशन। एक जगह से दूसरी जगह जाना माइग्रेशन कहलाता है। इट कैन बी पुश और पुल माइग्रेशन, ये तो आप इकोनॉमी में भी पढ़ा होगा आपने, या तो कोई जगह जैसे बिहार है,
वो धक्का देती है कि भाई हमारे पास कुछ नहीं है तो तुम जाओ यहाँ से, तो ये पुश माइग्रेशन हो गया। दिल्ली है, उसके पास बहुत पैसा है, वो खींचती है, तो ये पुल माइग्रेशन हो गया। ठीक है। अब इकोनॉमिक कॉजेज, क्योंकि पूछा है इकोनॉमिक कॉजेज के अलावा भी, तो कुछ इकोनॉमिक कॉजेज हमने बता दिया कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हो गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, सर्विस सेक्टर एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश बेंगलुरु आईटी इंडस्ट्रीज, ये सारी चीज़ें हो गई। ये उत्तर प्रदेश टू बेंगलुरु आईटी इंडस्ट्री, ये माइग्रेशन जो होता है। बट अपार्ट फ्रॉम इकोनॉमिक कॉजेज देयर आर सोशल कॉजेज एज वेल। सबसे पहला कॉज है माइग्रेशन। जब भी शादी होती है तो जो फीमेल होती है उसको अपने ससुराल जाना पड़ता है, तो सबसे बड़ा माइग्रेशन का कारण तो वही है। फीमेल माइग्रेशन इन इंडिया इज ड्यू टू सोशल इंस्टीट्यूशन एंड पेट्रियार्की, तो पेट्रियार्की कारण वो जाती है। न्यूक्लियर फैमिली, तो आफ्टर मैरिज द न्यूली वेडेड कपल माइग्रेट्स अवे फ्रॉम फैमिली ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण के इम्पैक्ट के कारण एक चीज़ सामने आई है कि लोग अब शादी के बाद अलग रहना पसंद करते हैं, तो वो पुराने घरों में नहीं रहते हैं, अपने यहाँ जो उनका पुरानी जॉइंट फैमिली है वो अलग हो जाते हैं और नई फैमिली बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए यूपी में शादी हुई तो वो गुजरात में आके सेटल हो जाएंगे, वहाँ पे मिल में काम करना शुरू कर देंगे और वहीं पे अपना परिवार बसाएंगे, तो ये माइग्रेशन का एक कारण है। तीसरा है ग्लोबलाइजेशन फ्रॉम इंडिया टू अदर कंट्रीज। एग्जाम्पल 1.6 मिलियन वेल ऑफ पीपल लेफ्ट इंडिया इन 2021। ये डेटा सरकारी डेटा है कि लगभग 1.6 मिलियन लोगों ने भारत को छोड़ दिया है 2021 में, वो भी अच्छे खासे लोगों ने। ठीक है, क्योंकि वैश्वीकरण के कारण ये सब चीज़ें हो रही हैं। सेफ्टी, राइट्स, कम्युनल विजिलेंटिज्म, मॉरल पुलिसिंग एक्सेट्रा माइग्रेट टू सेफ प्लेसेस। सिंपल एग्जांपल समझिए इसके कारण। मान लीजिए आपके यहाँ बहुत दंगे चल रहे हैं, तो इतने ज़्यादा दंगे जब चलेंगे तो इंसान सोचेगा यार इससे बेहतर है कहीं और जाके रह लिया जाए। सेम चीज़ हुई थी 1947 इंडिया पाकिस्तान वॉर में, जब इधर से लोग उधर जा रहे थे, माइग्रेशन हो रहा था, तो उसी कारण से लोग इधर से उधर इसलिए जा रहे थे क्योंकि वहाँ सेफ नहीं था, बिना मतलब निकाल निकाल के मार रहे थे। आपने गदर मूवी देखी होगी। ठीक है। एजुकेशन, जेएनयू दिल्ली पढ़ना है, यूपीएससी पढ़ने के लिए जाना है, माइग्रेट कर जाते हैं दिल्ली, रह ही रहे हैं बहुत लोग दिल्ली में। घेटोइजेशन, घेटोइजेशन का मतलब होता है झुंड बना लेना, झुंड बना के रहना। वी फीलिंग, कम्युनिटी फीलिंग। आप ध्यान से देखेंगे हर एक आपका जो वो होती है, हर एक इलाके में कुछ इलाके ऐसे होते हैं जो नाम से जाने जाते हैं, जैसे बंगाली सोसाइटी, उसके बाद मान लीजिए शर्मा समाज की सोसाइटी है, उसके बाद चौधरी सोसाइटी, सोसाइटी इन द सेंस मोहल्ला। तो ये जो अब देखेंगे आप ज़्यादातर लोग जो होंगे, जैसे आप हमारे यहाँ जो इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग हैं वो ज़्यादातर बड़ी उमती वाले इलाके के आसपास रहेंगे, रद्दी चौकी के इलाके के आसपास रहेंगे। उसको हम कहते हैं घेटोइजेशन। अपनी सुरक्षा के लिए अपने लोगों के आसपास रहना, क्योंकि उनको फीलिंग मिलती है कि हम यहाँ सिक्योर हैं, उसके लिए लोग वहाँ पे माइग्रेट करते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और एस्थेटिक वैल्यू। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब है, देखिए एक समय के बाद जब इंसान के पास बहुत पैसा आ जाता है तो वो फार्म हाउस वगैरह बना के शहरों के बाहर रहना शुरू कर देता है, ग्रामीण क्षेत्रों में चला जाता है। उस चीज़ को कहा जाता है एस्थेटिक वैल्यू, मतलब अपने मन की शांति के लिए जब कोई काम करते हैं। इम्पैक्ट क्या पड़ा माइग्रेशन का, ग्रामीण भारत में क्या इम्पैक्ट पड़ा? वुमेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, वुमेन पे दुगना बर्डन आ गया, घर को भी संभालो और अब खेतों को भी संभालो, क्योंकि तुम्हारा पति तो गुजरात में काम कर रहा है, तो ग्रामीण क्षेत्रों पे ये प्रभाव पड़ा। इम्बैलेंस ऑफ पॉपुलेशन, कैसे भाई जो इंपॉर्टेंट पॉपुलेशन थी गांव की वो कहाँ चली गई, शहरों में चली गई, तो पॉपुलेशन का मिसमैच हो गया। दूसरा, हॉल्ट डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, जब आबादी ही नहीं है किसी क्षेत्र में अच्छी तो उस क्षेत्र में विकास की चीज़ें अपने आप रुक जाएंगी, और जिस शहर में जाके वो काम कर रहे हैं वहाँ की विकास की चीज़ें अपने आप बढ़ेंगी। और लास्ट आता है मॉडर्न आइडियाज़ डिड नॉट पेनिट्रेट, जो नवीन तकनीक है, नवीन आइडियाज़ हैं, वो धीरे धीरे आएंगे, जिस रफ्तार से आने चाहिए थे उस रफ्तार से अब नहीं आएंगे। शहरों पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, अर्बन इम्पैक्ट क्या पड़ा? डेवलपमेंट ऑफ स्लम्स, तुरंत एक डायग्राम बनाया क्योंकि आप बना सकते हो। झुग्गी, धारावी, फिरोजाबाद, ये सभी जगहों पे आपको बस्तियां मिलेंगी, स्लम्स मिलेंगे। गेटोइजेशन मैं पहले ही बता चुका हूँ क्या है। क्राइम अगेंस्ट वुमेन बढ़ गया, लूट बढ़ गई, असॉल्ट बढ़ गया, खासकर नोएडा में। आप कभी नोएडा जाएंगे तो वहाँ के लोगों से सर्वे कीजिएगा, वहाँ पे हम लोग को करना पड़ता है जब ज्योग्राफी प्रैक्टिकल्स के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे सर्वे भी करने पड़ते हैं। आप सर्वे कीजिएगा अगर कभी जाने मिले आपको, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि सेफ्टी बहुत बड़ा इशू है। आप चल रहे हैं नोएडा में, वो चेन पकड़ के ले जाते हैं, तो सेफ्टी बहुत बड़ा इशू है। क्लास इनइक्वालिटी, बिल्कुल सही बात है। जो गांव से शहर आए हैं उनके पास पैसा नहीं है, लेकिन जो शहरों में बसे हुए उनके पास पैसा है, तो एक
रिच क्लास, मिडिल क्लास और लो क्लास, तीन अलग अलग क्लासों में बट जाती है सोसाइटी। पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, जहाँ पे बस्तियाँ बनती है वहाँ कचरा, बाथरूम नहीं है, सैनिटाइजेशन नहीं है, वो सारी समस्याएं। निज़ामुद्दीन के बाजू में दिल्ली में ढेर लगे हुए हैं तीन पहाड़ों के, कूड़े के पहाड़ों के। सारा इसके कारण है क्योंकि सब लोग वहीं पे आ रहे हैं और जो शहर है वो अपना वेस्ट को मैनेज नहीं कर पा रहा है, अपशिष्ट पदार्थ को नियंत्रित नहीं कर पा रहा है, इस कारण से आ रहे हैं। प्रेशर ऑन लैंड, भूमि पर प्रभाव पड़ता है। जैसे दिल्ली में 11,000 लोग 1 स्क्वायर किलोमीटर में रह रहे हैं, लगभग 11,000 लोग। ठीक है, तो माइग्रेशन हैज positives as well as negatives but a balanced migration is fruitful। अगेन मेरे को कंक्लूजन इतना बेहतर नहीं लगा अपना, लेकिन ठीक है, अब आंसर में इतना कुछ लिख दिया था। आई गॉट गुड मार्क्स इन इट। इन डेप्थ कवरेज इज एक्सीलेंट, पॉइंट्स आर वेल प्लेस्ड, गुड फ्लो ऑफ द स्ट्रक्चर, ऑल द पार्ट्स आर आंसर्ड इन होलिस्टिक मैनर, कीप राइटिंग लाइक दिस, ऑल द बेस्ट फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मुझे आगे लिखना चाहिए था, मैं भूल गया। इज फ्रूटफुल फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। तो ये मेरी चेक्ड आंसर कॉपी है। तो ये आंसर कॉपी मैं आपको उसमें डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाएं। और किसी और टॉपिक पे, अगर आप एथिक्स पे चाहते हो, पॉलिटी पे चाहते हो, हिस्ट्री पे चाहते हो, मॉडर्न हिस्ट्री पे चाहते हो, आर्ट एंड कल्चर पे चाहते हो, मैं किसी भी सब्जेक्ट पे आपको आंसर राइटिंग सेशंस करा सकता हूँ। तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइए। और जो आने वाले वीडियोस होंगे उसमें मैं कुछ करंट अफेयर्स के टॉपिक और एक जो जैनिज्म का वीडियो पेंडिंग है उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए आप बुद्धिज्म और मेरे जो पुराने वीडियोस हैं वो देख सकते हैं। अगला वीडियो एमपीपीएससी के आंसर राइटिंग पे आएगा और एमपीपीएससी में हम पॉलिटी की आंसर राइटिंग पे जोर देंगे 2020 के पेपर पे। ठीक है, तो मिलते हैं तब तक। जय हिंद, जय भारत, खुश रहो, आबाद रहो।